सैनिकों के चिल्लाने से पहले ही ध्रुव सतर्क हो चुका था, क्योंकि उसके चिप ने खतरे का अंदाजा उसे पहले ही भेज दिया था। और ध्रुव ने किसी तरह सांप के एकदम पास आने से पहले ही तरकश से अपना सफेद पंखों वाला तीर धनुष पर साध लिया था। और जब तक सांप उसके एकदम पास पहुंच उसे डस उसकी जीवन लीला समाप्त कर देता, ध्रुव ने तीर छोड़ दिया था और वो तीर सीधा उस एक आंख वाले अत्यंत ही जहरीले सांप के सिर के आर पार हो गया। ध्रुव ने राहत की सांस ली। दोनों सैनिक भी भागकर उसके पास पहुंचे। युवराज अभिमन्यु, शानदार निशाना, एक पहरेदार ने भागते हुए आकर कहा। हमारी तो किसी अनहोनी की आशंका से जान ही निकल गई थी। अगर आपको कुछ हो जाता तो हम महाराज को क्या मुंह दिखाते। हमें माफ कर दीजिए, हमें और ज्यादा सचेत रहना चाहिए था। ध्रुव ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है और वो बुरा महसूस ना करें। धन्यवाद युवराज, दोनों सैनिकों ने एक साथ कहा। और फिर उनमें से एक ने कहा, युवराज अभिमन्यु, आपके अभ्यास सच में रंग ला रहे हैं और अगर ऐसा ही रहा तो क्षेत्र के सारे मजाक उड़ाने वाले लोगों के मुंह पर ताले लग जाएंगे और बहुत जल्दी आप राज्य के दुश्मनों के लिए एक खतरा बनकर उभर आएंगे। और जब राजा साहब को पता चलेगा कि आप तीरंदाजी कौशल में इतने पारंगत हो गए हैं तो वो कितने खुश होंगे। अभिमन्यु ने अपनी प्रशंसा सुनी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो बस मुस्कुराया। आज ध्रुव ने पहली बार किसी की नजर में अभिमन्यु के लिए इज्जत देखी। उसने खुद से वादा किया कि ये तो केवल शुरुआत है, आने वाले समय में वो एक बहुत अच्छा युवराज बनकर सबकी नजर में सम्मान हासिल करके रहेगा। वो सांप के पास गया और उसने तीर निकाली। उसने देखा कि हड़बड़ी में उसने उसकी आंख के पास ही तीर मार दी थी, पर आंख फिर भी साबुत था, जिसे खाया जा सकता था। एक बार फिर से अभिमन्यु के दिमाग में उथल पुथल शुरू हो गई। अपनी पिछली जिंदगी में इस तरह का खाना खाने की बात वो सोच भी नहीं सकता था, लेकिन आज यहाँ जीने के लिए और अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए उसे क्या कुछ नहीं करना पड़ रहा है। हालांकि चिप के सहारे उसका लक्ष्य भेदन बहुत आसान और सटीक हो गया था, पर फिर भी एक अच्छे स्तर का तीरंदाज होने के लिए उसको काफी और चीजों पर महारत हासिल करने की जरूरत थी, जिसके लिए और कड़े अभ्यास करने की जरूरत थी। चलो आगे चलते हैं, अभिमन्यु ने कहा। तीनों ने जंगल में लक्ष्य की तलाश शुरू कर दी। अभिमन्यु के सही निशाना लगाने की दर 60% थी। इतने सारे पेड़ों वाले जंगल में 60% हिट दर औसत प्रदर्शन की तरह थी। अभिमन्यु के पास कुंडलिनी की शक्ति नहीं थी और उसे अपने धनुष को पूरी क्षमता पर चलाने के लिए अभी भी बहुत अधिक अभ्यास और प्रयास की जरूरत थी। वो किसी शूरवीर के लिए किसी तरह का कोई खतरा नहीं था। वो चिप के सहारे भी सिर्फ एक आम तीरंदाज था। आधे घंटे बाद दोनों सैनिकों के बैग उन जानवरों से भरे हुए थे जिनका शिकार अभी अभी ध्रुव ने किया था। उसके अंदर गिलहरी, खरगोश और एक आंख वाले सांप थे। बैग इतना भारी हो गया था कि वो दोनों बड़ी मुश्किल से उसे उठा पा रहे थे। इन सबको संभालकर महल में वापस ले जाओ, तब तक मैं यहाँ आराम करता हूँ, उसने एक और सांप जिसको उसने अभी अभी मारा था सैनिकों की तरफ फेंकते हुए कहा। फेंकने से पहले ध्रुव ने उसके अंदर से जहर की थैली निकाल दी थी। पहरेदारों ने मरे हुए सांप को पकड़ लिया और उन्होंने एक दूसरे को 1 सेकंड के लिए देखा। ये उसे महल में वापस ले जाएगा और मैं यहाँ आपके साथ रहूंगा, हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते, उनमें से एक ने कहा। ये भी ठीक है, अभिमन्यु ने सिर हिलाया। वो बहुत थक गया था, इसलिए वो एक पेड़ के पास बैठ गया। उसने लगभग 40 सांपों की आंखें खाली थीं। वो अपने शरीर में एक अजीब सी गर्मी और फुर्ती महसूस कर पा रहा था, पर इतने सारे खाने को पचाना भी जरूरी था। पहरेदारों में से एक जानवरों को वापस महल में ले गया और दूसरा उसके पास घास पर बैठ गया। दरअसल हमने भी सांप की आंख को खाने के फायदे के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। एक बार एक ने बहुत सारे आंख को खाने की कोशिश की थी, पर उसे कोई खास फायदा नहीं हुआ। सैनिक मुस्कुराया और उसने कहा, कुछ नहीं हुआ? अभिमन्यु ने पूछा। हाँ, शौचालय में पेट जरूर खराब हुआ था, पर इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ, सैनिक ने हंसते हुए जवाब दिया।
अभिमन्यु लेटे लेटे मुस्कुराया। वो जानता था कि ये तरीका शायद हर किसी के काम नहीं आएगा। जीरो की रिपोर्ट में कहा गया है कि ये तरीका कुछ खास लोगों के लिए ही कारगर है। एक आंख वाले सांप के लाल रंग वाले आंख में एक विशिष्ट तरह का रसायन होता है जो अभिमन्यु की फुर्ती बढ़ाने में मदद करेगा। सब लोगों का शरीर अलग अलग होता है और शायद ये सिर्फ किसी निश्चित उम्र में ही काम करता हो। जीरो की रिपोर्ट गलत नहीं हो सकती, ध्रुव ने सोचा। जो मिला उससे ध्रुव बहुत खुश था। कई सारे निशाने तो उसने जानबूझकर छोड़ दिए और उन्हें चूकने दिया क्योंकि वो सैनिकों को और आश्चर्यचकित नहीं करना चाहता था। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि किसी को भी उस पर शक हो कि अभिमन्यु के शरीर में वो कोई और है। पर सच तो ये था कि चिप की मदद से बहुत आसानी से वो सारे निशाने एकदम सटीक लगा सकता था। आज के लिए बहुत हुआ, चलो वापस चलते हैं, अभिमन्यु ने कुछ देर आराम करने के बाद कहा। जैसी इच्छा, सैनिक ने कहा। वे जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस महल में चले आए। लौटते समय सैनिक बहुत उत्साहित थे। उन्होंने पहली बार अपने युवराज का ये बहादुर रूप देखा था। अगले 15 दिनों तक ध्रुव हर रोज जंगल में शिकार करने जाता और अब तो महल के लोगों ने उसकी अद्भुत तीरंदाजी कला की प्रशंसा भी करनी शुरू कर दी थी। ध्रुव द्वारा हर रोज बहुत सारे जानवरों का शिकार करके महल में लाने की बात पर अब उन्हें कोई आश्चर्य नहीं होता था। जंगल में कड़ी दोपहर के वक्त भी पत्तों और टहनियों से बच बचाकर थोड़ी बहुत सूरज की किरणें ही नीचे आ पा रही थीं। ध्रुव ने सफेद पंख वाले तीर को बस इसी तरह चला दिया। एक और आंख वाले सांप का शिकार हो चुका था और वो पेड़ की शाखा पर बेजान लटक रहा था। सावधानी भरे कदमों के साथ बढ़ता हुआ अभिमन्यु हरे रंग के शिकार सूट में था और उसके हाथ में एक काला छोटा धनुष था। वो झाड़ियों के बीच में से निकला और उसके पीछे भूरे रंग के कवच पहने हुए 2 सैनिक थे। और एक सैनिकों में से एक ने कहा और वो मुस्कुराया। अभिमन्यु ने सिर हिलाया और पेड़ की शाखा की ओर चल दिया। उसने बाण निकाला और सांप को पकड़ लिया। उसने अपने शिकार चाकू से सांप की आंख को जल्दी से बाहर निकाल लिया और उसने उसे निगलने में कोई देरी नहीं लगाई। वो अपने शरीर से आने वाली गर्मी को महसूस कर सकता था और ये सब उसे अच्छा लग रहा था। क्या आज के लिए इतना ही काफी नहीं है? एक सैनिक ने पूछा। अभिमन्यु ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो मुस्कुराया। मैं आज कुछ और ढूंढने जा रहा हूँ। आप दोनों वापस जा सकते हैं। ये सब मरे हुए शिकार महल में रख दीजिएगा। मुझे आज एक काले हिरण की चाह है, उसने कहा। दोनों पहरेदारों को पता था कि जंगल के इतने कम अंदर उनके युवराज को किसी जानवर से कोई खतरा नहीं है और उनकी क्षमता उन जानवरों से निपटने के लिए काफी है। उन्होंने आश्वस्त होकर बैग उठाया और धीरे धीरे महल की ओर वापस चल दिए। मेरे शरीर की स्थिति की जांच करो, दोनों सैनिकों के जाने के बाद अभिमन्यु ने मन में कहा। अभिमन्यु सिंह, ताकत 0.8, चपलता 2.4, सहन शक्ति 1.6, जीरो ने सूचना दी। अभिमन्यु परिणाम सुनकर खुश और संतुष्ट हुआ। वो अब तक 100 से अधिक लाल आंखें खा चुका था और ऐसा लग रहा था कि वो लाल आंखों से होने वाले सारे फायदे पूरी तरह से ले चुका था और अब इससे ज्यादा लाल आंखों का खाना कोई और ज्यादा फायदा नहीं पहुंचाने वाला था। हालांकि ऐसा करके उसने अपनी फुर्ती बहुत ही ज्यादा बढ़ा ली थी और वो अपने उत्थान से काफी संतुष्ट था और कठिन अभ्यास के कारण उसकी सहन शक्ति में भी इजाफा हुआ था। कुंडलिनी शक्ति की मदद के बिना भी अभिमन्यु ने बहुत कुछ हासिल किया था। हालांकि अगर उसके पास कुंडलिनी शक्ति होती तो और ज्यादा गति से अपनी ताकत में बढ़ोतरी कर पाता। वो शक्ति शायद उसकी शक्ति को 2 गुना से 3 गुना बढ़ा सकती थी, पर दुर्भाग्यवश उसके लिए वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन अभिमन्यु ने सोचा। वो मुस्कुराया और उसने अपनी तलवार आगे की ओर चलाते हुए पेड़ की एक डाल पर वार किया और वो डाल देखते ही देखते टुकड़ों में जमीन पर पड़ी थी। ध्रुव के तलवार चलाने की रफ्तार अंश से भी थोड़ी अधिक थी। अभिमन्यु ने टूटी हुई शाखा को देखा। उस पर एक मक्खी थी। वो वास्तव में मक्खी के पंखों को निशाना बना रहा था और उसके पंख बिल्कुल सही कटे हुए थे। मक्खी अभी भी डाली पर चल रही थी।
मैं कमजोर गधा कामचोर लड़कीबाज नहीं हूं। अभिमन्यु ने अपनी तलवार रखी और वो हंस पड़ा। आज ध्रुव को यह एहसास हुआ कि हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, अगर उससे निपटने का हौसला हो तो इंसान बुरी से बुरी स्थिति में भी अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। महल के अंदर सभागृह में भवानी सिंह गुस्से और निराशा से कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके बगल में संग्राम सिंह, राम सिंह और कुछ अन्य सेना नायक बैठे हुए थे और सबके चेहरों पर गंभीरता और चिंता साफ दिख रही थी। मरकटक का भेजा हुआ हत्यारा, इसके पीछे कौन हो सकता है? जो भी है, उसने मरकटक को बहुत पैसा दिया होगा ऐसा करने के लिए। राम सिंह ने कहा, मरकटक एक बहुत बड़ा आतंकी संगठन है और वो पूरे देश में फैला है और उसके सभी सदस्य बहुत ही शक्तिशाली हैं। ये पैसों के लिए हत्याएं करते हैं। इस बार हम पर बहुत बड़ा संकट आया है। राम सिंह ने बहुत चिंतित स्वर में कहा, उनकी भेजी हुई चिट्ठी में यह लिखा है कि अब मैं और मेरा पुत्र अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दें, क्योंकि वो हमें मारने आ रहे हैं। उन्होंने हमें मारने की तारीख भी लिख भेजी है। क्या वो मुझे बताएंगे कि मैं कब मरने वाला हूं? भवानी सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, हालांकि एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। किसी को मारने के लिए कम से कम मरकटक को 1 करोड़ से ज्यादा रुपए दिए जाते हैं और उतनी तो मेरे क्षेत्र की सालाना आय भी नहीं है। वो कौन है जिसकी आंखों में मैं इतना खटकता हूं कि उसने मुझे मरवाने के लिए इतनी ज्यादा रकम खर्च की? भवानी सिंह ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, यहां हम सब हाथों में तलवार लिए उसका इंतजार कर रहे हैं, संग्राम सिंह ने कहा। भवानी सिंह अभी भी चिंतित और नाराज बैठे थे और अपने हाथों में पकड़ी हुई इस चिट्ठी को गौर से देख रहे थे। उस चिट्ठी पर काले रंग की मकड़ी को मारकर उसके खून से दस्तखत किए गए थे और उसके शरीर को चिट्ठी में लिपटा कर भेज दिया गया था। उधर जंगल में भूरे रंग का कवच पहने हुए एक अनजान आदमी अभिमन्यु की ओर धीमी गति से दबे पांव बढ़ रहा था। जंगल में पक्षी और कीड़ों की शोर में अभिमन्यु को कोई आहट सुनाई नहीं दी। वो लगभग 100 मीटर की दूरी पर था। थोड़ा और नजदीक आकर वो आदमी रुक गया और एक पेड़ के नीचे छुप गया। उस आदमी का नाम पासा था और वो मरकटक नामक हत्यारे के गिरोह का सदस्य था। वो एक अत्यंत शातिर व्यक्ति था और अपना मिशन शुरू करने से पहले वो अपने लक्ष्य के बारे में पर्याप्त जानकारी एकत्रित कर लेता था। वैसे तो वो बहुत ही शूरवीर था, पर फिर भी वो अपने लक्ष्य की ओर सावधानी से बढ़ता था, जैसे कि कोई शेर दबे पांव किसी हिरण की ओर बढ़ता हो। और यही कारण था कि वो अपने किसी भी मिशन में नाकामयाब नहीं होता था। जिनको मारना है भवानी सिंह और पुत्र अभिमन्यु सिंह, सबूत के तौर पर मारने के बाद दोनों का सिर लेकर आना। पाशा के पास जो चिट्ठी थी उसमें लिखा हुआ था। उसमें आगे और लिखा था, भवानी सिंह एक मजबूत शूरवीर सेना नायक है जिसने अकेले ही घुड़सवार दस्ते के 10 बख्तरबंद सैनिकों को मार गिराया और बचकर निकल गया। 10 भारी बख्तरबंद घुड़सवार, बस। पासा ने तिरस्कार भरे लहजे में खुद से कहा, बस इतना करके वो खुद को शूरवीर समझता है। इसलिए मुझे ये छोटे राज्य के लोग नहीं पसंद। ये ऐसे हैं जैसे कि कुएं में मेंढक हो, जिसे कुआं ही दुनिया लगती है। इन्होंने अगर तलवार उठाना भी सीख लिया तो इन्हें लगता है कि हमसे बड़ा तलवारबाज और कौन है। लेकिन मैं इन दोनों बाप बेटों को बता दूंगा कि असली शूरवीर होना क्या होता है। मैंने अभी अभी 20 बख्तरबंद घुड़सवारों के साथ एक सेनापति को कुछ दिन पहले ही मारा था। उसे लगता था कि वो बस आदेश के दायरे में बंधा था, वरना तो वो इतना ताकतवर था कि अकेले ही महल में घुसकर सबको मार डालता और अपना मिशन पूरा कर लेता। इतना आसान मिशन देहात के एक सेना नायक को मारना है और उसके नादान और नौसिखिए बेटे को। ये तो मेरे लिए चुटकी का खेल है।
पाशा ने अपने जीवन काल में कई शूरवीरों को मार डाला था और ये उसके लिए कोई बड़ी चीज नहीं थी। अभी वो ध्रुव से बस थोड़ी ही दूरी पर था और उसके शब्दों में मौत और अभिमन्यु के बीच बस जरा सा फासला था। क्या ध्रुव अभी तक की अपनी जिंदगी के सबसे बड़े खतरे से बच पाएगा? क्या चिप की मदद से ध्रुव इतने ताकतवर इंसान का सामना कर